Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड टेस्ट नंबर 35, राइट। इंग्लिश का टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपने स्पीड टेस्ट, हो सकता है आप में से कई एस्पायरेंट्स ने ये टेस्ट ऑलरेडी दे दिया हो, कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों ने दे लिया है तो उन लोगों ने एनालिसिस किया होगा। कई बार ऐसा होता है हम जब टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो वी फेस प्रॉब्लम काइंड ऑफ की कुछ के वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते। अच्छा, वर्ड की मीनिंग भी तो आप देख लो, लेकिन वो एप्रोप्रिएट वर्ड वहां पे कहाँ बैठेगा, तो आप सीखे नए तरीके से और सबसे सटीक तरीके से। चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ था एसटी में, वो कुछ ऐसा था कि in the following passage there are blanks each of which has been numbered. These numbers are given below the passage and against each 5 words have been suggested, one of which fits the blanks appropriately. Find out the appropriate word in each case. अब आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है क्लोज टेस्ट से, कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये जो आपको बोल्ड में दिख रहे होंगे A, B, C एंड आगे D, E, ठीक है। तो इनको आपको करेक्टली फिल करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लो। जब आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप से माइंड में आ जाते हैं और हम ऑप्शन में जैसे ही जाते हैं हम देखते ही क्लिक कर देते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्लोज टेस्ट को हमेशा सॉल्व करने का यही है। तो चलिए आइए रीड करते हैं। ये अनदर सेट ऑफ इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब एक अनदर सेट जो लिया गया इकोनॉमिक डेटा का, कहां से, जो एनएसओ है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, हैज बोथ the depth and persuasive width of the ongoing economic slowdown। मतलब उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो डेप्थ में थी, गहराई में, एकदम बहुत सारा डीपली इंफॉर्मेशन थी, और परवेसिव विथ थी जो ऑनगोइंग, जो अभी कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है उसमें, ठीक है। द लेटेस्ट इंडेक्स जो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, यानी कि आईआईपी के एस्टिमेशन के अगर हम अकॉर्डिंग देखें, जो उसका क्या एस्टिमेशन है कि एनएसओ से जो शो किया गया है दैट आउटपुट श्रैंक, आउटपुट जो है उसका जो रिजल्ट है वो कितने से श्रिंक हुआ है, 4.3% से इन सितंबर, विद ऑल 3 कंपोनेंट सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स की अगर बात करें इन द इंडेक्स, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज पोस्टिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्टिंग है ये एक पोजीशन। सो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्शन इन आउटपुट, और ये ऐसा कॉन्ट्रैक्शन किसमें था, इस रिजल्ट में था। कब से, एट लास्ट अप्रैल 2012 से, बिफोर विच द डेटा वाज रेफर्ड टू अ डिफरेंट बेस ईयर, जिससे पहले की जो डेटा था वो डिफरेंट बेस ईयर से कंपेयर किया गया था। अगर अब देखें तो ऑल्सो 5 ऑफ द 6 कैटेगरीज, मतलब 6 कैटेगरीज में से जो 5 है, IIP's यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड डिक्लाइंस, मतलब जो कैटेगरीज थी जो IIP's को यूज बेस्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया था गुड्स का, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डिक्लाइन हुआ, with only intermediate goods bucking the trend. The prolonged slump, ये जो लंबे समय से slump चलता आ रहा है in the output of capital goods में, एक proxy for investment activity by businesses, extended into a 9th straight month as production contracted by about 21% of the second month in a row। मतलब लगातार दूसरे महीने तक भी ये कॉन्ट्रैक्शन चलता रहा, यानी कि कमी चलती रही। जैसे एक्सपेंशन होता है बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज में कमी होना, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे, दे आल्सो पोस्टेड अ 4th स्ट्रेट, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी चौथा सीधा कॉन्ट्रैक्शन डिक्लाइन हुआ, विद द 9.9% डिक्लाइन अपीयरिंग इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इन, खास करके अगर सितंबर 2018 की 5.4% ग्रोथ को देखा जाए तो उसमें 9.9% का तो डिक्लाइन हो गया। क्लियरली अगर देखा जाए जो मैन्युफैक्चरर्स है व्हाइट गुड्स के, दे आर स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड डिमांड फॉर देयर, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह, कुछ ऐसा वर्ड आएगा। एंड द स्लाइडिंग प्रोडक्शन पॉइंट्स टू एन एब्सेंस ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ईव रीस्टॉकिंग बम, जो सेकंड सक्सेसिव और लगातार जो दूसरा श्रिंकेज हुआ, जो एक कहते हैं ना डूबना इन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन गुड्स, इट श्रैंक कितना, 6.4%, दैट रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजिंग besetting the 2 eponymous primary sectors, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज हुआ है एपोनिमस। अगर हम एपोनिमस की बात करें तो एपोनिमस का मतलब क्या होता है, एक पर्सन के लिए दैट यू आर गिविंग द नेम टू समथिंग, तो प्राइमरी सेक्टर्स को बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेंटर का जो अनाउंसमेंट हुआ ऑफ अ फंडिंग इनिशिएटिव टू हेल्प
जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हेल्प करने का, दैट ऑट टू प्रोवाइड सम इन द कमिंग मंथ्स, उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे, देंगे इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले मंथ्स में। बट अ स्ट्रेच फिजिकल सिचुएशन, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है जो खिसती चली जा रही है, इज लाइकली टू कीप गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और कहीं ना कहीं वो सरकार को खर्च करने पे मजबूर कर रही है बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, दैट इज म्यूटेड फॉर दी फॉरसेबल फ्यूचर, जो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं म्यूटेड है। ठीक है, समझ में आया ये चीज सभी को क्लियर हुआ? चलो फर्स्ट ब्लैंक पे देखते हैं कि क्या फिल होगा यहाँ पे करेक्टली। तो फटाफट से देखिए, लिखा है येट अनदर सेट ऑफ इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम द एनएसओ हैज, तो एनएसओ क्या किया, एडवाइस किया है, रिटेलिएट किया है, रीइंफॉर्म, कंप्यूट या रेपुडिएट। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एडवाइस मतलब किसी तरीके का किसी को एडवाइस देना, अगर रिटेलिएट बोले तो रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिपे करना, है ना, रिपे इन काइंड, खास करके किसी चीज की इंजरी अगर हो गई हो, है ना, काइंड में आप किसी को पे करते हो, ठीक, या गुड्स वगैरह। और अगर हम रीअफर्म्ड की बात करें तो रीअफर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोबारा से बताना इन स्ट्रॉन्ग मैनर, तो यू कैन से इट एज स्टेट अगेन स्ट्रॉन्गली। ठीक है, कॉन्फ्यूटेड, अगर हम कन्फ्यूट का मतलब बोले तो कन्फ्यूट क्या होता है, किसी चीज को रॉन्ग प्रूव करना, टू प्रूव समथिंग रॉन्ग, किसी चीज को या किसी पर्सन को गलत प्रूव करना। और अगर हम रेपुडिएट की बात करें तो रेपुडिएट का मतलब होता है दैट इज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देना। तो अगर अकॉर्डिंगली हम देखें तो एनएसओ से जो एक अनदर सेट ऑफ इकोनॉमिक डेटा आया है, उसने क्या बताया, बोथ की उसने और चीजें आगे क्या है, स्टेट अगेन स्ट्रांगली दैट बोथ द डेप्थ एंड ऑल पर्सुएसिव विद ऑफ द ऑनगोइंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रीअफर्म, क्योंकि बाकी चीजें इसमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं हो रही। ठीक, बी पार्ट में देखते क्या आएगा, दिस वाज द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है आउटपुट में, उसके लिए बात कर रहे हैं, सिंस एटलीस्ट अप्रैल 12 बिफोर विच द डेटा वाज रेफरेंस टू अ डिफरेंट बेस ईयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रीमिंग, डिमांडिंग, कंक्लूडिंग, शार्पेस्ट या रिवीलिंग, तो डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, शार्पेस्ट, दिस वाज द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से जिसमें कमी आई हो। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब क्या होता है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चलती जो कंटिन्यू आप वॉच करते हो, लिसन करते हो, सुनते हो, उसके लिए हम स्ट्रीमिंग यूज करते हैं। डिमांडिंग मतलब जिस चीज की आप डिमांड करते हैं। कंक्लूड मतलब किसी चीज को का कंक्लूजन निकालना एज अ रिजल्ट। ठीक है, रिवील मतलब किसी चीज को डिस्क्लोज करना, ये हो गया। ठीक, शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि एक शार्पेस्ट डिक्लाइन आया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो 5 ऑफ द 6 कैटेगरीज, अगर 6 में से 5 कैटेगरीज की बात करें जो आईआईपी यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, वो उन्होंने क्या रजिस्टर किया कि उसमें क्या हुआ है, डिक्लाइन आया है विद ओनली इंटरमीडिएट गुड्स बकिंग द ट्रेंड, जो ट्रेंड को अभी फॉलो कर रहा है। द प्रोलॉन्ज्ड स्लम्प, तो डिसकंसर्टिंगली, अप्रोप्रिएटली, फिजिटिवली, अनडाउटेडली या कंसिस्टेंटली। तो अगर हम देखें तो डिसकंसर्टिंगली यूज हुआ है, डिसकंसर्टिंगली का मतलब जो अनसेटल्ड है, अनसेटलिंग, इसको हम क्या पता है, जो अनसेटल्ड है। एप्रोप्रिएट मतलब जो एकदम एक्यूरेट है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और फिजिटली मतलब क्या होता है, जो चीजें शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही कम समय के लिए हैं। ठीक, अनडाउटेडली मतलब जिसपे कोई भी दो राय नहीं है। कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंट, जो कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहती है। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, लिखा है जो प्रोलॉन्ज्ड स्लम्प है इन द आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स, एक लंबे, प्रोलॉन्ज मतलब लेंदी, है ना। तो यहाँ पे अनसेटलिंग जो यहाँ पे बात करी जा रही है उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो कंसर्टिंगली यानी कि जो अनसेटलिंग द प्रोलॉन्ज्ड स्लम्प है इन द आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स, देयर इज अ प्रॉक्सी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बाय बिजनेसेस, राइट। नाउ डी में क्या आएगा, क्लियरली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वाइट गुड्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड डिमांड, जो मैन्युफैक्चरर है वाइट गुड्स के वो स्ट्रगल कर रहे हैं, डिमांड नहीं मिल रही है उनको, फाइंड डिमांड फॉर देयर वेयर्स, एनिमीज, मैन्युफैक्चरर, एश्योरर्स या क्रिएटर्स। हमने कहा या तो प्रोडक्ट आएगा या तो क्या हो जाएगा, बताओ, या तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की ही बात करेंगे ना, जब प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर, तो प्रोडक्ट की बात करें। तो वेयर्स हम किस लिए यूज करते हैं, वेयर्स हम प्रोडक्ट्स के लिए ही यूज करते हैं, है ना। वेयर्स हम किस लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए, जो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स होते हैं पर्टिकुलर टाइप्स के, है ना, मैन्युफैक्चर्ड
प्रोडक्ट्स को ही बोलते हैं। तो मैंने कहा था ना कि प्रोसेस पढ़ते पढ़ते हमें कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, तो वेयर्स हो गया। एनिमीज तो दुश्मन होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। एश्योरर्स मतलब जो एश्योर करते हैं चीजों को। क्रिएटर्स यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट ब्लैंक, हियर द सेंटर्स अनाउंसमेंट, जो केंद्र की अनाउंसमेंट ऑफ अ फंडिंग इनिशिएटिव टू हेल्प स्टॉल्ड हाउस प्रोजेक्ट्स। जो स्टॉल्ड हाउस प्रोजेक्ट्स है उनको क्या करना, हेल्प करना, दैट इज ought to provide some undermine, debilitate, innovate, quell और फिलिप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंडरमाइन का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को कम कर देना, लेसन दी पावर, है ना, पावर, एबिलिटी, एनीथिंग कैन बी। और डेबिलिटेट की अगर हम बात करें तो डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है, डेबिलिटेट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी चीज में डिले करना, वीकेंड करना, हिंडर कर देना, है ना, किसी चीज में देरी करना या बाधा डालना, बेसिकली देरी कर देना। और अगर हम इनोवेट की बात करेंगे तो इनोवेट का मतलब होता है किसी चीज को, इंपॉर्टेंस को कम करना। हाँ, मेक समवन फील ड्रेन्ड, यू कैन से मेक समवन फील ड्रेन, ठीक। और क्वेल का मतलब आप सभी जानते हैं, ये हमने वोकैब में ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, पुट एन एंड टू। और लास्ट हमारा बचता है फिलिप। फिलिप का मतलब क्या होता है, अगर हम फिलिप की बात करें तो फिलिप का मतलब होता है किसी चीज को बूस्ट करना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टू प्रोवाइड सम बूस्ट, आगे आने वाले मंथ्स में थोड़ा सा एक बूस्ट अप मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा फिलिप, दैट इज ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा फ्रेज है गिवन बिलो सेंटेंस शुड रिप्लेस दी हाईलाइटेड फ्रेज, जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है 5 ऑप्शंस में से। तो देखो हाईलाइटेड फ्रेज यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको देखेंगे हाईलाइटेड फ्रेज क्या हो जाएगा, मूडीज आउटलुक रिवीजन कम्स व्हेन देयर आर फेंट साइंस ऑफ अ रिवाइवल। तो अगर हम बोले फेंट साइंस ऑफ अ रिवाइवल, उसके लिए आपको यहाँ पे बताना है कि क्या एप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है जो रिप्लेस कर सकता है वेग इंडिकेशंस, टिमिड सिचुएशंस या वीक एविडेंसेस। तो फेंट साइंस मतलब क्या होता है, फेंट मतलब होता है जो चीजें आपको क्लियर नहीं है, जिसमें आपको डाउट है। और वेग मतलब क्या होता है, वेग होता है क्लियर। वेग मतलब क्या होता है, जो चीजें क्या हैं आपको क्लियर हैं, है ना, नॉट स्ट्रॉन्ग और नॉट क्लियर। और वेग आपको क्या कहेगा यहाँ पे, नॉट क्लियर ही तो कहेगा, नॉट क्लियर इंडिकेशन। तो मूडीज आउटलुक रिवीजन कम्स व्हेन दे आर फेंट साइंस ऑफ अ रिवाइवल इन द इकोनॉमी। जब आपको कोई चीजें क्लियर नहीं होती हैं, है ना, तो उसके लिए हम बात करते हैं। और टिमिड, यू ऑल नो टिमिड सिचुएशंस, जो आपकी सिचुएशंस कैसी होती हैं। अगर आप टिमिड की बात करते हो, अगर हम टिमिड की बात करें तो टिमिड कैसा बात करता है, टिमिड का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एक लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस की बात करता है। टिमिड मतलब दैट इज अ लैक ऑफ करेज। तो यहाँ पे करेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीजें क्लियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो फेंट साइंस ऑफ रिवाइवल इन द इकोनॉमी यानी कि वेग और वीक एविडेंसेस की बात कर रहा है। तो ए और सी यहाँ पे दोनों ही चीजें हो जाएंगी। वीक मतलब कमजोर, क्लियर नहीं है ना, तो ब्लर्ड है। तो यहाँ पे आपका ए और सी इसको करेक्टली रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट, यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस एंड आवर प्रायोरिटी इज टू कमिट। हमारी जो प्रायोरिटी है इज टू कम्युनिकेट विद द स्टाफ, स्टाफ से कम्युनिकेट करना, एंड कस्टमर्स एज टू हाउ द मर्जर विल हैपन, कि मर्जर कैसे होगा, ठीक है, कि मर्जर कैसे होगा। अगर हम इसके लिए देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या होगा। Communicate with the staff. We have already started the process and our priority is to communicate with the staff and customers. कौन है जो इसको replace कर सकता है, have a word with employees, converse with the workforce या meet up with liveware। तो liveware मतलब होता है जो working personnel होते हैं, यानी कि employees, है ना, working employees जो होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं क्या, liveware। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हैव अ, कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज से बात करना, और कन्वर्स मतलब किसी चीज को पलट देना विद द वर्कफोर्स। तो ये तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। मीट अप विद लाइववेयर मतलब लो उनसे मिलना, बात करना कि कैसे मर्जर हो सकता है, उनसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन पूछना। तो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ए और सी इसको अच्छे से क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो मार्क करेंगे अपना आंसर कि ए
बी और सी, ये तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपका यहाँ पे, एक मिनट, देखो लाइव वेयर का मतलब, क्योंकि यहाँ पे आपका ए और सी है, तो अगर मीटअप, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो कन्वर्स एक तरीके से कन्वर्सेशन के लिए भी आ जाता है, कन्वर्स आपका कन्वर्सेशन के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सारे ही आपके हो जाते हैं। बी कैंसिल नहीं होगा, बी कैंसिल नहीं होगा, बी भी इसका आंसर हो जाएगा। कन्वर्स विद द वर्कर्स मतलब वर्कफोर्स, मतलब कन्वर्सेशन करना वर्कफोर्स से, तो आपका ये तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे जो इसमें इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कम्युनिकेट मतलब हैव अ वर्ड, कन्वर्स या मीट अप विद लाइव वेयर। नेक्स्ट, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द मार्केट टू ग्रो इफ दिस अनटेप्ड सोर्स ऑफ डिमांड कैन बी कन्वर्टेड। अगर ये डिमांड कन्वर्ट कर दी जाए, अनटेप्ड डिमांड सोर्स ऑफ डिमांड है ना, तो अनटेप्ड यहाँ पे ये जो लिखा है अनटैप्ड सोर्स ऑफ डिमांड, इसके लिए क्या है, हिस्टोरिकल मीन्स ऑफ वांट्स या I1K ओरिजिनेटर ऑफ नीड्स या एंट्रैप्ड इनिशिएटर ऑफ स्टिपुलेशन। यहाँ पे कौन इसको रिप्लेस करेगा अगर आप दे लें, बताइए। अनटैप्ड मतलब क्या होता है, दैट इज नॉट एक्सप्लॉइटेड, जिसको आपने एक्सप्लॉइट ना किया हो। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो एकदम करेक्ट है ना, कि जो एक ह्यूज पोटेंशियल है मार्केट के लिए ग्रो करने के लिए, अगर ये जो एक्सप्लॉइटेड सोर्स ऑफ डिमांड है इनको कन्वर्ट कर दिया जाए तो इनमें हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, ये तो सेंटेंस अपने आप में इंप्रूव्ड है। तो आंसर क्या मार्क कर देंगे, नो इंप्रूवमेंट। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस आपका ऑलरेडी इंप्रूव्ड है, आपको इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, तो आप मार्क करेंगे नो इंप्रूवमेंट नीडेड। क्लियर, चलो नेक्स्ट। द गवर्नमेंट शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये यहाँ पे लिखा है शाई अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शुड ब्रिंग इन दी प्रपोज इंटरमीडिएट गाइडलाइंस। गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो, ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, यानी कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए या गेट आउट ऑफ द फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विलिंग टू फुलफिल का मतलब होता है अगर वो इच्छुक है, तो यहाँ पे नॉट तो लगता ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो ए और बी यहाँ पे करेक्टली फिट हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक, तो व्हाट्सएप कैपिटुलेटेड टू द डिमांड्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड क्रिएटेड अ बैकडोर फॉर एजेंसीज टू एक्सेस द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक बैकडोर के बारे में बात किया गया है, देयर इज अ बैकडोर फॉर एजेंसीज, दे क्रिएटेड अ बैकडोर फॉर एजेंसीज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनहांस नोन सोर्सेस। भाई जो सोर्सेज ऑलरेडी जानी समझी उनको और एनहांस करने का क्या मतलब है, बल्कि दे जनरेटेड अ प्राइवी, है ना, यानी बैकडोर का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स से या आपके कह सकते हैं डिसऑनेस्ट मीन्स से चीजें करी गई हूं, जो रॉन्गली की गई हूं, तो वो तो जनरेटेड अ प्राइवी या मेड एन आर्कन ही इसमें करेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए भला, क्या ये हो सकता है बी और सी? तो बिल्कुल सही जवाब ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एकदम करेक्टली इसको फिट करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट विद अ सिंगल ब्लैंक इज गिवन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यानी आपका सिंगल फिलर्स का है। ठीक है, सिंगल फिलर्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। चलिए फटाफट से ब्लैंक्स फिल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस बात की देरी। ठीक, चलो नेक्स्ट है, द हॉर्सलेस वर, जो हॉर्सलर्स थी, वर अवेयर ऑफ द रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशंस मतलब क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस वो अवेयर नहीं थे। ठीक है, ऑफ दी दे हैव क्रिएटेड इन द रूम ऑफ वार्डन, जो वार्डन के रूम में उन्होंने जो क्रिएट किया, क्या किया, सोर्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सोर्स, कॉम्प्लिकेशंस, रमेज या डाइवर्जेंस या स्टल्टिफाई। बताइए स्टल्टिफाई, यहाँ पे स्टल्टिफाई का अगर बात हम करें तो इसका मतलब होता है सप्रेस। ठीक है, रमेज मतलब हर चीज को एकदम अनटाइडली आप खोजने नहीं लगते हैं, सब चीजों को एकदम डैमेज करते हुए, तो अनटाइडी सर्च इसको बोलते हैं हम। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस यू ऑल नो, सोर्स यू नो, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जन जो होता है, सेपरेशन, अलग अलग जो डाइवर्जन, अलग अलग रोड्स जो होती हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, द हॉर्सलर्स वर अनअवेयर ऑफ द रैमिफिकेशंस, उन कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट से वो क्या अवेयर नहीं थी, ऑफ द अनटाइडी सर्च
दे हैव क्रिएटेड इन द रूम ऑफ वार्डन। वार्डन में जो एकदम अनटाइडली सर्च किया था उन्होंने एकदम गंदे तरीके से, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से क्या नहीं थी, अवेयर नहीं थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्टली फिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रिपीटेड इन द वर्क प्लेस गारंटेड दैट शी वुडंट गेट एनी वर्क डन बट नो वन बिलीव दैट शी काउंटरफीटेड द ट्रांजेक्शन डिटेल्स। जो एक रिपीटेड प्लेजर्स थे, प्रेडिकामेंट्स, मिनेस, वेक्सेशंस या डिलाइट्स, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनेस का मतलब क्या होता है? एक थ्रेट और डेंजर की बात होती है यहाँ पे, डेंजर है ना, मिनेस। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रेडिकामेंट की, तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेडिकामेंट। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन जो होगी उसके लिए हम यूज करेंगे। प्लेजर्स यू ऑल नो। अगर वेक्सेशन की बात करें, दैट इज अ कॉज ऑफ एनॉयंस या वरी, एक रीजन परेशान होने का, है ना, अ कॉज ऑफ एनॉयंस या वरी। और डिलाइट मतलब प्लेजर से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो एक रिपीटेड वर्क प्लेस गारंटी, वो गारंटी करता है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी, लेकिन किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक एनॉयंस और इरिटेशन का, एक वरी का, फ्रस्ट्रेशन का कारण है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वेक्सेशन वर्ड सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है कि भाई वो काम नहीं कर सकती, इस बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने का एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट, सिंस द वोट्स आर टाइड एट 2 and 2, क्योंकि वोट्स को क्या टाइड कर दिया गया, 2-2 के बीच में। सो इट इज द आर्बिटर हुज एनफोर्समेंट ऑफ द डिसीजन इज, जिसका एनफोर्समेंट था डिसीजन के लिए, वो क्या है? इनएविटेबल मतलब दैट इज सर्टेन टू हैपन, कोई चीज होने वाली है या कोई चीज होना निश्चित है। और अगर हम रिलेंटलेस की बात करें तो रिलेंटलेस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, है ना, क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज जो कंटिन्यू हो रही है, ऑनगोइंग है। डुबियस यानी कि जो डाउटफुल है ना, जिसमें कोई ना कोई शक, कोई चीज का डाउट है आपको। इम्प्रोबेबल मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को क्वेश्चनेबल है ना, उस बात पे आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो। और अगर हम इवेडेड की बात करें तो इवेड का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी चीज को अवॉइड कर देना, आंसरिंग डायरेक्टली। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, सिंस द वोट्स आर टाइड एट 2 and 2, क्योंकि वोट 2 and 2 पे टाइड कर दिए गए थे, इट इज द आर्बिटर जिसका एनफोर्समेंट था डिसीजन के लिए कि भाई ये चीज होनी है। सो दैट इज कॉन्टिन्यूअस, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल या एविडेड, ऑब्वियसली इनएविटेबल। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो हो जाएगा, क्योंकि एक एडजेक्टिव की भी नीड है हमें, यहाँ पे डिसीजन क्या था उनका, इनएविटेबल। तो सारे एडजेक्टिव ही है वैसे ये, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट एडजेक्टिव जो भी फिल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, PM said allies has reaffirmed in their intention which envisaged मतलब किसी चीज को इमेजिन करना, द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ पावर सप्लाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? प्रोक्लेमेशन। अगर प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं, सम काइंड ऑफ अ क्लियर डिक्लेरेशन, किसी चीज को आप क्लियरली क्या करें, डिक्लेयर कर दें, तो वो होता है प्रोक्लेमेशन। अगर हम एक्सपीडिशन की बात करें तो एक्सपीडिशन क्या होता है ना, एक्सपीडाइट करना है ना। और कॉन्विक्शन क्या होता है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन, फायर्ड वर्डिक्ट ऑफ अ जूरी, कॉन्विक्शन कर देना। कम्युनिक, अभी रिसेंटली हमने वो कैब मास्टर में आपको क्लास में पढ़ाया था, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट होती है ना। तो अगर हम देखें, जब पीएम अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पब्लिक नोटिस होगी, उसके लिए बात करेंगे, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट की ही बात करी जाएगी। यहाँ पे पब्लिक नोटिस के लिए हम कम्युनिक यूज करते हैं, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फिलर्स, दैट इज द स्ट्रेटजीज मेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने स्ट्रेटजीज बनाई, हैज अंडरमाइंड इट्स नेम बट द मैनेजर इज स्टिल, अंडरमाइंड मतलब कहीं ना कहीं उसको कम आका, ठीक है, बट द मैनेजर इज स्टिल द न्यू थ्योरीज इनकलकेटिंग, इनकलकेट मतलब होता है क्रिएट पॉजिटिव आइडियाज, है ना, व्हेन यू क्रिएट पॉजिटिव आइडियाज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करिए, ठीक है, इम्पार्टिंग कहते नहीं है, इम्पार्ट योर नॉलेज। अगर इम्पार्टिंग का मतलब यानी इम्पार्टिंग नॉलेज मतलब गिविंग या गिव के सेंस में आता है। अगर हम इनोकुलेट का मतलब बोलते हैं तो इनोकुलेट मतलब होता है किसी चीज को वैक्सीनेट करना। और अगर एंट्रेंच का मतलब बोलते हैं तो एंट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना।
अब आपको यहां से अगर मीनिंग हम लिख रहे हैं तो वर्ड अपने आप से जिनका गलत रहा होगा उन्होंने सही कर लिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टिल इनकलकेटिंग द न्यू थ्योरीज, नई नई थ्योरीज को वो इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सबसे एप्रोप्रिएट हो जाएगा। मूविंग फर्दर विद द पैसेज, अब आपका आ गया है पैसेज। नहीं अभी पैसेज तक थमना नहीं है, पैसेज के बाद भी चीजें हैं। तो पहले तो पैसेज को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। वैसे तो हम बताते हैं कि पहले क्वेश्चन पहले पैसेज फिर क्वेश्चन करो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इतना है कि पहले हम पैसेज को पढ़ सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है। पैसेज का हम सिर्फ जिस्ट आपको देंगे कि एक्चुअली जिस्ट है क्या पैसेज का, ठीक है। एडेज, एडेज मतलब क्या होता है? एक प्रोवर्ब है, एक जनरल ट्रुथ होता है कि ओल्ड एडेज मतलब पुराने लोग जो होते हैं, है ना, उसके लिए हम बात करते हैं एडेज। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेलिनिएट एक वर्ड यूज हुआ है। डेलिनिएट का मतलब होता है किसी चीज को पोर्ट्रे करना। आगे देखो, द एडेज सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, जो सूर्य की रोशनी होती है जो जितनी ज्यादा मतलब बढ़ती जाती है वो कहीं ना कहीं एक डिसइंफेक्टेंट होती है, हमें इन्फेक्शन नहीं होता। इज ऑफन यूज्ड टू डेलिनिएट द नीड, डेलिनिएट मतलब पोर्ट्रे द नीड ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू द राइट टू इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म की बात करें तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है, दैट इज रिलेटेड टू इट। जो डिक्लेरेशन है एसेट्स का बाय मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर्स बिसाइड्स इलेक्टोरल कैंडिडेट्स जो है, दे हैज गॉन अ लॉन्ग वे इन शेडिंग लाइट ऑन पब्लिक व्हाट, पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्रोवाइडेड व्हाट, एंड प्रोवाइडेड द सिटीजनरी, जो नागरिक हैं उनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देना अबाउट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हालांकि अगर देखा जाए जो जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड हिथर्टो रिफ्यूज टू शेयर। अगर हम यहाँ पे देखें हिथर्टो का मीनिंग आप लोगों को काफी अच्छे से पता होगा। अगर हिथर्टो आप बोलेंगे तो हिथर्टो का मतलब क्या होता है, यानी कि अंटिल नाउ और अंटिल द पॉइंट ऑफ समथिंग, है ना, अंटिल नाउ। अभी तक जो है जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज किया है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे ऑन देयर पर्सनल एसेट्स, कटिंग द एक्सप्रेस लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो वेलकम रूल है बाय अ 5 मेंबर बेंच, मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट में 5 मेंबर्स की बेंच बैठती है, ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। वो आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या है, पब्लिक अथॉरिटी, एज मच एज द एपेक्स कोर्ट इटसेल्फ now enables the disclosure of information such as the judges personal assets। मतलब अभी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जो जजेस एपेक्स कोर्ट्स की हैं उनकी जो पर्सनल एसेट्स है उस इंफॉर्मेशन को भी पब्लिक करना होगा। सो द जजमेंट्स मेजॉरिटी ओपिनियन रिटन बाय जस्टिस, जस्टिस के द्वारा जो एक जजमेंट्स मेजॉरिटी ओपिनियन लिया गया वो किस चीज पे फोर्स ज्यादा एम्फेसाइज करता है, देयर इज अ नीड फॉर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दैट इज डिस्क्लोजर इज अ फेसेट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर ये जो पर्सनल एसेट्स हैं, है ना, इनका जो डिस्क्लोजर होगा, मतलब इनको जो अगर रिवील किया जाएगा तो ये क्या है, एक फेसेट है ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट का। दैट इज एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर फीचर है पब्लिक इंटरेस्ट का जो उनको जानना जरूरी है। ठीक, अगर हम इन कॉन्करिंग ओपिनियंस की बात करें, जो अनदर जस्टिस है उनका क्या कहना है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वाज नॉट सिक्योर्ड बाय सीक्रेसी। वाइल जस्टिस रामन ने इसमें आर्ग्यू किया एक प्रॉपर कैलिब्रेशन की जरूरत है ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द लाइट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मतलब यहाँ पे अगर पूरा और पैसेज देखें जो कोर्ट के जजेस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट है उन सबका अपना अपना मत एक यहाँ पे शेयर किया गया कि भाई जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे बोला गया जो बेंच है यूनानिमसली आर्ग्यूड, इस चीज पे एक मत होकर के आर्ग्यू करते गए कि द राइट टू नो अंडर द आरटीआई एक्ट वाज नॉट एब्सोल्यूट। आरटीआई एक्ट के अंदर मतलब ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। दिस हैड टू बी बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ जजेस। इसको किसके साथ बैलेंस करना होगा, जो राइट टू प्राइवेसी ऑफ जजेस है उससे मैच करना होगा। बट दी key take away from the judgment is that disclosure of details of serving judges personal assets was not a violation of their right to privacy। मतलब अगर वो अपनी assets को disclose करते हैं for public interest तो वो कहीं ना वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता है, मतलब उस एक्ट को वायलेट नहीं करता। जो मेन ओपिनियन है उसमें ये भी आर्ग्यूमेंट चली जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड इश्यूज है जैसे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द टेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रोसीजर्स मैंडेटेड इन द आरटीआई दैट स्पेसिफाई दैट व्यूज ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि केसेस जजेस के केस में मस्ट बी सॉर्ट, उनको भी देखना होगा। लेइंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर इस इंपॉर्टेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द आरटीआई क्वेरी है, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू ब्रिंगिंग द ऑफिस ऑफ द सीजीआई अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट, the decision has gone
ऑन टू अपहोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन के दौरान इन 2010। जो आरटीआई एक्ट है इज अ स्ट्रॉन्ग वेपन, एक स्ट्रॉन्ग हथियार है जो एनहांस करता है अकाउंटेबिलिटी को, सिटीजन एक्टिविज्म को एंड कॉन्सिक्वेंटली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दैट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। इवन इफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन has come under strain in recent years mainly due to the central government's apathy and disregard for the nuts and bolts of the act. Despite this, इसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है paves the way for greater transparency and could now impinge upon issues जैसे कि disclosure है, इन issues पे वो impinge करने लगे under the RTI Act by other institutions such as registered political parties. So ये जरूरी है as political party financing is a murky area today. जो political party है वो एक कैसा एरिया बन गया है, कैसे एरिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बन चुका है, अब आपका एक डार्क और ग्लूमी बन चुका है, डार्क और ग्लूमी एरिया बन चुका है, मर्की दैट इज वेरी डार्क, marked by opacity and exacerbated by the issue of electoral bonds, precluding citizens from being fully informed on sources of party incomes. जितनी भी पार्टी इनकम्स हैं, गवर्नमेंट इनकम्स है, जजेस है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। पूरा पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, लॉ से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टेंशन इन रीसेंट ईयर्स, ये जो रीसेंट ईयर्स में टेंशन चल रही है उसके पीछे का कारण क्या है एक्चुअल में। द यूनियन गवर्नमेंट्स इंडिफरेंस, द इनअटेंशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अगर आप अभी आपने पैसेज जो देखा है तो वहां पे जो यूनियन गवर्नमेंट और उनके बीच का जो इंडिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे दोनों ही अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा था ना मेन ओपिनियन क्या है, वहां पे ये बात एकदम क्लियरली लिखी गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये सारी लिखे हुए हैं, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट have embraced the decision to share information on personal assets। क्या ये बात बोली गई है, बताइए, नॉट ट्रू बताना है, बिल्कुल। डिटेल्स ऑफ सर्विंग जजेस पर्सनल एसेट्स इज नॉट एट ऑल वायलेशन ऑफ देयर राइट टू प्राइवेसी, तो ये तो ट्रू है। अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये तो ट्रू है, तो हमें यहाँ पे इज और आर नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज यहाँ पे बताना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रू आ गया है, तो ये नॉट आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाली बात कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एम्ब्रेस किया ही नहीं है। अभी उसमें क्या चल रहा था, उसमें एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी, द कॉन्करिंग ओपिनियंस वर सपोर्टेड बाय नन ऑफ द जजेस, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो किया ही गया था। पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंसिंग इज अनक्वेश्चनेबल, तो इसके बारे में भी अभी कोई बात नहीं की गई, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, What were the statements given by the justice with respect to the judgments? जजमेंट के अकॉर्डिंग जो जस्टिस ने स्टेटमेंट दी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई थी। There is a need for transparency and accountability. The judicial independence was not secured by secrecy. या there is a need for a proper calibration of transparency. तो ये देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बात एकदम सीधे सीधे कही गई, इसको भी सीधे सीधे कहा गया और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात भी जस्टिस के द्वारा कही गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, पुट आउट द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू आरटीआई एक्ट इन द पैसेज। ये तो बहुत ईजी है भाई, आरटीआई एक्ट में क्या क्या कहा गया, इट एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, ये भी कहा गया है। इंटेंसिफाइज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, एग्जैक्टली ये भी कहा गया है। इंक्रीजेस सिटीजन एक्टिविज्म, ये भी बोला गया है। हैड टू बी बैलेंस्ड बाय राइट टू प्राइवेसी ऑफ जजेस, ये भी बोला गया है। सारी चीजें बोली गई है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, What is mentioned about the Chief Justice of India in the given passage? लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ में चीफ जस्टिस के बारे में कोई बात कही गई थी, क्या है, पब्लिक अथॉरिटी अंडर दी आरटीआई एक्ट, इट इज ऑल इन ऑल फॉर द नेशन। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया था, लाइट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट ये भी नहीं बोला गया, तो सिर्फ फर्स्ट बोला गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब आपको रीअरेंजमेंट करना है, मतलब सेंटेंस को आपको पहले रीअरेंज करना है फिर आंसर करना है, तो रीअरेंज कर लोगे तो अपने आप से आंसर कर लोगे। ये रहा सेंटेंसेस, नेटवर्क एक्सपेंशन एंड डिजिटल इंडिया will hit a significant roadblock. Telecom sector जो है is under immense financial stress as admitted by all stakeholders. Financial stress में चल रहा है telecom sector. For some experts, अगर same experts के बारे में बात की जाए, a disruption in the correct market structure with 3 private operators will have adverse ramifications for the industry. Industry के लिए adverse consequences हो सकते हैं।
This requires immediate intervention by all stakeholders to get the sector back in shape. Further demand of rupees 92,000 crore will dampen the sentiment of the sector back in shape. The impact is not limited to telecom operators, but will have a domino effect on the larger digital value chain. अब देखो अगर तो दिस यानी इससे पहले कोई बात कही गई तो ये फर्स्ट हो नहीं सकता. फर्दर मतलब इससे पहले कोई बात कही गई है तब ये एड ऑन के बारे में. फर्दर मतलब इन एडिशन टू. और जो इम्पैक्ट यानी कि उसका जो इम्पैक्ट किसी चीज पे पड़ रहा है तो उससे. तो अगर इम्पैक्ट की बात करेंगे हम, है ना, कि द इम्पैक्ट इज नॉट लिमिटेड टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स, तो देखेंगे दिस रिक्वायर्ड स्टेक होल्डर्स की बात करें, कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और अगर हम देखें टेलीकॉम सेक्टर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में. लेकिन पहले ये तो बताओ किस चीज के लिए है, क्या है, करंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है. तो जब आप देखोगे आपका सी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि कुछ एक्सपर्ट्स के दौरान अगर देखा जाए जो एक डिस्ट्रप्शन आया है करंट मार्केट स्ट्रक्चर में विद 3 प्राइवेट ऑपरेटर्स विल हैव, उनके एडवर्स रेमिफिकेशंस होंगे. अब वो क्या होंगे, वो होंगे फाइनेंशियल स्ट्रेस में. स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग किसमें होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस में होंगे. उसके बाद जब फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा कि कितना फर्दर डिमांड करेगा, विल डैम्पेन द सेंटिमेंट. तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा ई, जो हो जाएगा वो थर्ड सेंटेंस हो जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या रेजिंग फंड्स फॉर ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड के साथ साथ नेटवर्क एक्सपेंशन एंड डिजिटल इंडिया. तो ये आपका एट अ सिग्निफिकेंट रोड ब्लॉक उनका हो जाएगा. फिर आप यहाँ पे इसको रिलेट करोगे, जो इम्पैक्ट है वो यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ पे भी आएगा आपका डी. यानी हमने कहा था ना एफ और डी साथ में है, तो एफ के बाद आपका लास्ट आ जाएगा डी. तो करेक्ट आपका क्या बना, करेक्ट आपका स्ट्रक्चर क्या बना, सी बी ई ए एफ और डी. तो करेक्ट आपका क्या बना, रीअरेंजमेंट सी बी ई ए एफ डी. ठीक है, अभी से आप फोर्थ सेकेंड थर्ड आप मार्क कर सकते हो. सी बी ई ए एफ डी, बता दो कौन सा है फोर्थ, फोर्थ है ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए. फिर सी बी ई ए एफ डी, ठीक है, सेकेंड बी तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 5. फिर लास्ट तो डी है, ये हमको पता है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3. देन फर्स्ट सी था तो हमें पता है ऑप्शन नंबर 1, है ना. और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट 47, ये आपका 48 है. ठीक, ये है 49 और ये है लास्ट आपका 50. तो फर्स्ट हमारा है सी, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी. सो इसी तरीके से हम यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपने यहाँ पे एक तरीके से बहुत अच्छे से पार्ट लिया और हमने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सटीक तरीके से सॉल्व किया है. सो इसी तरीके से आप लोग इनको सॉल्व करते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए हर हफ्ते एसटी के डिस्कशन के साथ. टिल देन, थैंक यू एवरीवन. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.